जय हिंद दोस्तों। तो आज हम पढ़ाने चल रहे हैं आप लोगों को संविधान जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये नहीं अब जो है संविधान में जो संविधान का इतिहास है वहाँ से क्वेश्चन अब नहीं बनते हैं। तो जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं वहाँ से हम पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए संविधान। तो हम संविधान में पढ़ेंगे अनुसूची। अनुसूची हमारी कितनी है? 12 अनुसूची हैं, ठीक है ना। और भाग कितने हैं? 22 भाग हैं। और अनुच्छेद 395 है। ये जो हमारा मूल संविधान है उसमें भी ये बात है, ठीक है। तो मूल संविधान से ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक, तो आगे हम चलते हैं, अब बढ़ते हैं अनुसूची पढ़ते हैं। तो अनुसूची 12 है। सबसे पहले पहली अनुसूची पढ़ते हैं, ठीक है। पहली अनुसूची में क्या है देखा जाए भाई। अनुसूची 1, अनुसूची 1 में क्या है? अनुसूची 1 में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। यानी कि अनुसूची 1 में आपको बताया, संविधान में बताया गया है कि अनुसूची 1 में भारत 28 राज्यों एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों का एक संघ है, राष्ट्र है। ठीक, अनुसूची 1 में आपको बताया गया है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, अर्थात भारत 28 राज्यों एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों का एक संघ है। अब 28 राज्य, पहले तो भाई 28 राज्य थे ही, लेकिन बाद में 2 जून 2014 को तेलंगाना जुड़ गया था, ठीक है ना। तेलंगाना जब जुड़ा तो ये जो भारत 28 राज्य था उसमें 29 राज्य हो गए। लेकिन अभी हाल ही में 29 राज्य से एक राज्य फिर कम हो गया, वो नाम है जम्मू एंड कश्मीर। तो ये जम्मू एंड कश्मीर जो है 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित हो गया है, ठीक है। तो अब जो 29 था अब वो कितने बचेंगे? 28 राज्य हो जाएंगे। कितने राज्य हो जाएंगे? 28 राज्य। और जो 8 केंद्र शासित प्रदेश, ये अब इसमें जो है 2 बढ़ जाएंगे। पहले 7 था, पहले कितने थे? 7 थे, लेकिन 2 बढ़ गए, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। ये 2 बढ़ गए तो 7 से कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे, ठीक। लेकिन एक केंद्र शासित प्रदेश है दादर नगर हवेली और दमन दीव। ये पहले अलग अलग थे। दादर नगर हवेली और दमन दीव ये पहले अलग अलग थे, लेकिन इसको अब एक में कर दिया गया है। तो जब एक में कर दिया गया है तो पहले 9 थे, अब 1 हो गया तो बचे कितने? 8। तो संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र में भारत 28 राज्यों एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों का एक संघ है। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया होगा आशा करते हैं। आप आगे चलते हैं अनुसूची 2 में। लेकिन अनुसूची 2 से जाने से पहले अनुसूची 1 फिर से एक बार देख लेते हैं। अनुसूची 1 में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र हैं और भारत 28 राज्यों एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों का एक संघ है। ठीक, तो अब अनुसूची 2 में चलते हैं।
अनुसूची 2 में क्या है भाई, अनुसूची 2 में जो भारत के जो प्रमुख पद हैं, जैसे कि राष्ट्रपति हो गया, राष्ट्रपति हो गया, ठीक, नियंत्रक महालेखा परीक्षक हो गया, नियंत्रक महालेखा परीक्षक हो गया, और मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश एवं न्यायाधीश। आज जितने उच्च पद हैं उन सभी का वेतन कितना होगा, कौन देगा, कहां से मिलेगा वेतन, वो सारा चीज अनुसूची 2 में उल्लेखित किया गया है, ठीक। तो अनुसूची 2 में राष्ट्रपति, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश, इन सभी का वेतन, और भी जितने उच्च पद हैं, कई उच्च पद हैं, उन सभी का वेतन, उन सभी उच्च पदों पर जो आसीन हैं उन सभी का वेतन कितना होगा, ये अनुसूची 2 में बताया गया है। क्लियर? तो अनुसूची 1 और 2 दोनों क्लियर हो गए होंगे, आशा करते हैं। चलिए आगे चलते हैं भाई। अनुसूची 3, जितने भी अभी अनुसूची 2 में जिन जिन उच्च पदों के वेतन थे उन लोगों को शपथ कौन दिलाएगा? शपथ मतलब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक, और महालेखा परीक्षक, इन सभी को, और न्यायाधीशों को, इन सभी को शपथ कौन दिलाएगा, उसका उल्लेख जो है अनुसूची 3 में किया गया है, ठीक है। अनुसूची 3 में शपथ ग्रहण का उल्लेख किया गया है। जितने भी उच्च पद हैं उन सभी का शपथ ग्रहण किसमें किया गया है, किसमें उल्लेख किया गया है? अनुसूची 3 में किया गया है, ठीक। तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि अनुसूची 1 में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र अर्थात भारत के जो 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं उसका उल्लेख है। अनुसूची 2 में जितने भी उच्च पद हैं अर्थात राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का वेतन शून्य होता है, उपराष्ट्रपति को वेतन नहीं मिलता है, ये ध्यान रखना। उपराष्ट्रपति का वेतन अगर कोई भी पूछे कि कितना होता है तो शून्य होता है। उपराष्ट्रपति को वेतन राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है उसके रूप में उपराष्ट्रपति को वेतन मिलता है, ठीक है। तो उसका भी वेतन और जितने उच्च पद हैं उन सभी के वेतन का उल्लेख अनुसूची 2 में किया गया है। और अनुसूची 3 में शपथ ग्रहण जितने भी उच्च पद हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, महालेखा परीक्षक, न्यायाधीश, है ना, मुख्य न्यायाधीश, इन लोगों का शपथ ग्रहण जो है अनुसूची 3 में किया गया है, ठीक। तो अनुसूची 3 तक आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अनुसूची 4 में। अनुसूची 4 में राज्यसभा में सीटों का आवंटन, ठीक, किया गया है। अनुसूची 4 में राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया गया है कि राज्यसभा में कितनी सीटें होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका उल्लेख अनुसूची 4 में किया गया है, ठीक। तो अनुसूची 4 में राज्यसभा में सीटों का आवंटन कैसे किया जाएगा, इसका उल्लेख अनुसूची 4 में किया गया है, ठीक। अब अनुसूची 5 पे चलते हैं। अनुसूची 5 में क्या है? अनुसूची 5 में अनुसूचित जाति तथा जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति,
जनजाति के लोगों को प्रशासन में बनाए रखने का प्रावधान है। तो समझिएगा, अनुसूची 5 में क्या उल्लेख है? अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों को प्रशासन में बनाए रखने का प्रावधान है। अब प्रशासन में कैसे बनाए रखने, मतलब इनको जो है सबसे पहले वरीयता दी जाएगी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को सबसे पहले वरीयता दी जाएगी। इसका उल्लेख किसमें है? अनुसूची 5 में किया गया है। ठीक है, अब अनुसूची 6 में चलते हैं। अनुसूची 6 में चलते हैं भाई। अनुसूची 6 में कुछ राज्य हैं, वहां पर जो है अनुसूचित जनजाति के लोगों को प्रावधान में रखने का उल्लेख किया गया है। कौन कौन से राज्य हैं? राज्य हैं असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। इन राज्यों में जो अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति हैं, अनुसूचित जनजाति के जो व्यक्ति हैं, उनको प्रशासन में रखने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, जो अनुसूची 6 में किसका उल्लेख है? असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। इन राज्यों में जो अनुसूचित जनजाति निवास कर रहे हैं, उन लोगों को प्रशासन में रखने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अब इसको जो है याद करने के लिए एक सूत्र हम बनाए हैं, एटीएम स्क्वायर। एटीएम स्क्वायर, ए से असम हो जाएगा, टी से त्रिपुरा हो जाएगा हमारा, और एम से मेघालय, और एक और स्क्वायर लगा है तो एक और एम से मिजोरम हो जाएगा। ठीक है, तो असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम में अनुसूचित जनजाति के लोगों को प्रशासन में रखने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं। अब आगे चलते हैं। अब अनुसूची 7 में चलते हैं। अनुसूची 7 में चलते हैं भाई। अनुसूची 7 में इस अनुसूची में क्या है भैया? इस अनुसूची में 3 सूचियों का वर्णन किया गया है। 3 सूचियों का वर्णन किया गया है। कौन कौन से भैया 3 सूची हैं? अनुसूची 7 में 3 सूचियों का वर्णन किया गया है। नंबर 1 संघ सूची, नंबर 2 राज्य सूची, नंबर 3 समवर्ती सूची। ठीक है, संघ सूची में क्या होता है? संघ सूची भैया जो पूरे राष्ट्र का देखभाल करती है, कुछ नियम कानून होते हैं, कुछ योजनाएं होती हैं, वो संघ सूची देखता है। कुछ कार्य होते हैं वो संघ सूची देखता है। ठीक है, और राज्य सूची जो राज्य के अंतर्गत जो कार्य होता है, जो विषय होते हैं, वो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। और समवर्ती सूची मतलब जो दोनों राज्य सूची और संघ सूची जो दोनोों कार्य देखते हैं, वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, संघ सूची इसमें जो है पहले 97 विषय थे, अब जो है शायद 99 विषय हो चुके हैं। कितने विषय हो चुके हैं? 99 विषय हो चुके हैं। 99 विषय का मतलब क्या हुआ? अब विषय क्या है? विषय का मतलब ये होता है जैसे कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आएंगी। जैसे कि हमारा आ जाएगा सेना, आ जाएगा रेलवे, आ जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से 99 विषय हैं जो संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब चलते हैं राज्य सूची के अंतर्गत।
इसमें जो है वर्तमान में अगर देखा जाए तो वर्तमान में 61 विषय हैं। कितने विषय हैं? 61। पहले 66 थे, अब जो है 61 विषय हैं। अब इसके अंतर्गत कुछ विषय हैं, जैसे कि हमारा हो जाएगा पुलिस सेवा, ठीक। ये सब चीजें जो है किसके अंतर्गत आएंगी? राज्य सूची के अंतर्गत आएंगी। समवर्ती सूची में पहले 47 विषय थे, अब जो है 51 विषय आ जाएंगे। समवर्ती सूची में बताया कि जो राज्य सूची और संघ सूची दोनों मिलकर जो कार्य करते हैं वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। तो समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? 47 पहले थे, अब 51 विषय हैं। तो अनुसूची 7 आशा करते समझ गए होंगे, फिर से देख लेते हैं। अनुसूची 7 में, इस अनुसूची में 3 सूचियों का वर्णन है। पहला है संघ सूची, ठीक, दूसरा है राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची, ठीक। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो अनुसूची 7 में 3 सूचियों का वर्णन किया गया है। आशा करते हैं समझ गए होंगे। अब चलते हैं अनुसूची 8 में। अनुसूची 8 में चलते हैं और अनुसूची 8 में किसका वर्णन किया गया है भैया? अनुसूची 8 में भाषाओं का वर्णन किया गया है। कितनी भाषाओं का वर्णन किया गया है? 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। कितनी भाषाओं का? 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। अनुसूची 8 में कितनी भाषाओं का वर्णन किया गया है? 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। कौन कौन सी भाषा है? भारतीय संविधान लागू होते समय 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं ही थी। कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं ही थी, यानी कि 8 भाषाएं और जोड़ी गई, ठीक, 8 भाषाएं और जोड़ी गई। तो वो 8 भाषाएं कौन कौन सी हैं उसको भी देख लिया जाए, ठीक है भाई। चलो देखते हैं। कुछ संशोधन हुए हैं, उन्हीं संशोधनों के अनुसार जो है वो भाषाएं जोड़ी गई। सबसे पहले जो है 22वां संविधान संशोधन हुआ। 22वें संविधान संशोधन 1967 में कौन सी भाषा जोड़ी गई भैया? सिंधी। कौन सी भाषा जोड़ी गई? सिंधी भाषा जोड़ी गई। फिर ये 14 थी, अब कितने हो गए? 15। अब दूसरा संविधान संशोधन हुआ, 72वां संविधान संशोधन। 72वां संविधान संशोधन 1992 में, और इसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन थी? कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी। ये 3 भाषाएं जोड़ी गई। तो अब कितनी हो गई? 15 थी, 16, 17, 18, यानी कि 4 अभी भी बाकी हैं। तो फिर एक संविधान संशोधन हुआ, उसका नाम था 52वें संविधान संशोधन, ठीक। ये हुआ आपका 2003 में। कब हुआ? 2003 में। इसमें जो है बोडो, मैथिली, संथाली और डोंगरी, ठीक, बोडो, मैथिली, संथाली और डोंगरी। अब जो है 4 भाषाएं और जुड़ गई, तो कितनी हो गई भैया? 22 भाषाएं। तो अनुसूची 8 में कितनी भाषाओं का वर्णन किया गया है? 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। मूल संविधान में 14 भाषाएं ही थी, उसके बाद संविधान संशोधन हुआ। 22वें संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी भाषा जोड़ी गई। उसके पश्चात 72वें संविधान संशोधन 1992 के तहत कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी जोड़ी गई, और 92वें संविधान संशोधन 2003 के तहत बोडो, मैथिली, संथाली और डोंगरी। तो इन सभी को मिलाकर के कितनी भाषाएं हो गई? 22 भाषाएं हो चुकी हैं, ठीक। तो अनुसूची 8 में कितनी भाषाएं?
भाषाओं का वर्णन किया गया है, 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। आशा करते हैं समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं अनुसूची 9 में। अनुसूची 9 में, अब अनुसूची 9 में किसका वर्णन है? भूमि सुधार। भूमि सुधार का वर्णन किया गया है। ठीक, यानी कि भूमि अगर उर्वर नहीं है तो उसको कैसे उर्वर बनाया जाए, उसमें कौन कौन सी मात्रा डाली जाए, कैसे क्या रिसर्च होते हैं वहां पर, अर्थात अनुसूची 9 में भूमि को कैसे सुधारा जाए उसका वर्णन किसमें किया गया है? अनुसूची 9 में। इसको सबसे पहले संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। प्रथम संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। तो यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं कि प्रथम संविधान संशोधन के तहत क्या जोड़ा गया? तो भैया भूमि सुधार को जोड़ा गया था। ठीक, और भूमि सुधार भूमि सुधार ये प्रथम संविधान संशोधन हुआ था वो कब हुआ था? 1951 में। 1951 में प्रथम संविधान संशोधन हुआ और इसके तहत भूमि सुधार जोड़ा गया। ठीक, अब चलते हैं अनुसूची 10 में। अनुसूची 10 में, और अनुसूची 10 में दल बदल कानून लागू किया गया। दल बदल कानून का उल्लेख किया गया है किसमें? अनुसूची 10 में। ठीक, ये संविधान संशोधन था 52वें संविधान संशोधन के तहत। 52वें संविधान संशोधन के तहत ये अनुसूची जोड़ा गया। और ये कब जोड़ा गया? 1985 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 1985 में जोड़ा गया था। इसमें बताया गया है कि अगर कोई नेता एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाता है तो उसके लिए चुनाव लड़ने की क्या नियम है, क्या कानून है, उसका उल्लेख जो है अनुसूची 10 में किया गया है। शायद कुछ अब जो है ये भी नियम लागू कर दिए हैं कि उनको जो है कानूनी रूप से कार्रवाई भी की जाएगी कि अगर कोई भी नेता कोई पार्टी ज्वाइन करता है किसी अन्य पार्टी को, पहले वो पार्टी में रहता है फिर दूसरी पार्टी को अगर वो ज्वाइन करता है तो जो पहले पार्टी में रहता अगर उसको आपत्ति होती है तो वो उसके खिलाफ कार्रवाई करवा सकता है। ठीक, तो इसका उल्लेख किसमें किया गया है? अनुसूची 10 में। ये है 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया था दल बदल कानून। अब चलते हैं अनुसूची 11। अनुसूची 11, अब अनुसूची 11 में किसका उल्लेख किया गया है? पंचायती राज व्यवस्था। पंचायतें या पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था। ठीक, अनुसूची 11 में पंचायतें या पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया है कि गांव में जो पंचायतें होती हैं उनमें क्या नियम कानून होंगे, उसका उल्लेख जो है अनुसूची 11 में किया गया है। ठीक, आगे भाग में भी पंचायत का उल्लेख किया गया है तो वो आगे हम पढ़ाएंगे। ठीक है ना, अभी जो है अनुसूची 11 में पंचायतें पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। अब लास्ट चलते हैं अनुसूची 12 पे। अनुसूची 12 में नगर पालिका का उल्लेख किया गया है। किसका किया गया है? नगर पालिका का उल्लेख किया गया है। नगर पालिका के अंतर्गत 18 विषय आते हैं। कितने विषय आते हैं? 18 विषय आते हैं। ठीक है, तो अनुसूची 12 में नगर पालिका का उल्लेख किया गया है और इसमें कितने विषय आते हैं? 18 विषय आते हैं। ठीक, आशा करते हैं आप लोगों को अनुसूची समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और हाँ कमेंट भी करें कि कैसा वीडियो आपको लगा। जय हिंद।